Good morning. Today we are going to start our new chapter, that is permutation and combination. It is very important chapter as far as IIT and mains is concerned, because on behalf of this chapter, probability is totally based on this chapter, because all the NCRs and NPRs in this chapter which we are going to use will be used in probability chapter also. Number of selection, how to select the object, how to select the things, all the things will be included in the probability chapter. And in mains and advanced, every year 3 to 4 questions comes in the examination of PNC and probability. So both the chapters are very important. So today we are going to start our chapter permutation and combination. Okay? Permutation and combination. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है. मैं ब्रीफ में आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है. सपोज आई एम हैविंग 3 ऑब्जेक्ट्स ABC. मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट है ABC. ठीक है, तीनों ऑब्जेक्ट्स क्या है? डिफरेंट है. 3 ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? डिफरेंट है, ABC. मैं आपको एक चीज बोलता हूं, सबसे पहली बात कि आई वॉन्ट टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स. मेरे को क्या करना है? इसमें से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है 2 एट अ टाइम. 2 एट अ टाइम मुझे ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है? सेलेक्ट करना है. तो 2 एट अ टाइम अगर मुझे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, वो क्या होगा? AB, BC, AC. तो मुझे जो बोला गया था वो मैंने काम किया. मैंने क्या बोला था यहां से आपको कि आपको 2 एट अ टाइम ऑब्जेक्ट को क्या करना है? सेलेक्ट करना है. अगर 2 एट अ टाइम आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया. दो को लेके, दो को पेयर लेके आपने एक पेयर लिया AB, एक पेयर लिया आपने BC और एक क्या ले लिया? AC. ठीक है. अब मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे दो ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, पर सिलेक्शन के साथ साथ मुझे अरेंजमेंट भी करना है. अरेंजमेंट करने का मतलब क्या होगा? अरेंजमेंट करने का मतलब ये हुआ कि यहां पे जो ऑब्जेक्ट हमने AB लिया है 2 एट अ टाइम AB, ये AB ऑब्जेक्ट जो है वो हम उसको BA भी लिख सकते हैं, बिकॉज AB एंड BA बोथ आर डिफरेंट थिंग. 1 3 13 एंड 3 1 बोथ आर डिफरेंट थिंग. तो यहां पे मैं AB लिखूं और उसके साथ साथ क्या लिखूं? BA. यहां पे मैंने केवल बात की थी आपको सेलेक्ट करना है. क्या सेलेक्ट करना है? 3 ऑब्जेक्ट में से आपको 2 एट अ टाइम को ऑब्जेक्ट को केवल सेलेक्ट करना था, तो आपने सेलेक्ट कर लिया. तो पेयर क्या बनेंगे? AB बनेगा, BC बनेगा और AC बनेगा. मैं आपको बोलता कि सेलेक्ट के साथ साथ आपको क्या करना है? अरेंज भी करना है. तो इन केस ऑफ अरेंजमेंट आपको AB भी लिखना पड़ेगा और BA भी लिखना पड़ेगा. देन आपको BC भी लिखना पड़ेगा और CB भी लिखना पड़ेगा और AC भी लिखना पड़ेगा और CA भी लिखना पड़ेगा. तो यहां पे आप एक चीज नोटिस कीजिए, दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर कॉम्बिनेशन. दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन. दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन. और ये जो पेयर हमने बनाया है ये क्या है? परम्यूटेशन. परम्यूट करना, इसको बोलते हैं परम्यूट करना. कहने का मतलब क्या हुआ? अगर आपको केवल बोला जाए कि आपको ऑब्जेक्ट्स का केवल सिलेक्शन करना है, इफ यू वांट टू सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट, देन यू हैव टू यूज द वर्ड कॉम्बिनेशन. The number of selection of objects from and different things taken R at a time means it is combination. And the number of selection of objects plus arrangement and the arrangement of that object. Selection के साथ साथ अगर हम लोग arrangement भी करते हैं, इसका मतलब वो क्या होता है? Permutation होता है. तो दोनों में difference क्या है? दोनों में बहुत difference है. You are selecting in case of combination. केवल आपको वहां पे selection करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है? Selection के साथ साथ arrangement भी करना है. And we know that AB and BA both are different things. तो यहाँ पे हमने सारे एलिमेंट्स को, ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे थे, सारे एलिमेंट्स को हमने अरेंज भी कर दिया है. ओके, तो आप समझ गए होंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में स्टार्ट करेंगे. मैं केवल आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अभी ब्रीफ में बताया, मैं सेपरेटली परम्यूटेशन के बारे में पढ़ूंगा अलग से और कॉम्बिनेशन के बारे में भी पढ़ाऊंगा आपको अलग से. ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें कवर करेंगे? सबसे पहली चीज जो कवर करेंगे दैट इज फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग. फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग, जहां पे पहला रूल होगा हमारा एडिशन रूल, सेकंड रूल विल बी मल्टीप्लिकेशन रूल. फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन एन फैक्टोरियल. किसी भी फैक्टोरियल के अंदर किसी भी प्राइम नंबर की टोटल पावर, हाईएस्ट पावर कितनी होगी वो पढ़ेंगे. देन परम्यूटेशन के जितने भी केसेस हम बना सकते हैं, नंबर ऑफ केसेस ऑफ ऑल द परम्यूटेशन एंड नंबर ऑफ केसेस ऑफ कॉम्बिनेशन. देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ डिवाइजर्स. नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैसे निकाले जाते हैं. ठीक है, डी अरेंजमेंट पढ़ेंगे, सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ेंगे. तो ऑल द थिंग्स विच वी ऑल दिस थिंग्स विल बी कवर्ड इन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक.
आपका जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग। पहला टॉपिक जो है वो है आपका फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग। अब फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग दो तरीके के रूल थे। फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग में दो रूल होते हैं। सबसे पहला रूल जो होता है दैट इज योर मल्टीप्लीकेशन रूल, मल्टीप्लीकेशन रूल। और दूसरा रूल क्या होता है आपका? एडिशन रूल। दूसरा रूल क्या होता है आपका? एडिशन रूल। तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन रूल की डेफिनेशन देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन रूल की डेफिनेशन देखते हैं वो क्या होती है। इफ अ वर्क A can be done in m ways and another work B can be completed in n ways, then the work C is said to be completed if both A and B are completed and it is given by m cross n। मल्टीप्लीकेशन रूल के बारे में मैंने क्या बताया? इफ अ वर्क ए कैन बी डन इन m वेज। आपके पास कोई एक जॉब है या एक वर्क है ए जिसको हम कितने तरीके से कर सकते हैं? m तरीके से कर सकते हैं। एंड यू आर हैविंग द सेकंड जॉब अनदर वर्क बी दैट कैन बी कंप्लीटेड इन n वेज, देन द वर्क सी is said to be completed if both A and B are completed and it is equal to m into n। यानी आपका जो सी जॉब है वो कब कंप्लीट माना जाएगा? जब दोनों ए और बी क्या होंगे? कंप्लीट होंगे। यानी आपका आंसर क्या होगा? m into n। मैं इसका एक मैथमेटिकल प्रूफ लेता हूं। द मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ मल्टीप्लीकेशन रूल इज व्हाट? ओके, हम इसको प्रूफ करके देखते हैं। सपोज आप बात कीजिए कि आपके पास ए जॉब है। ए जॉब को करने के कितने तरीके हैं आपके पास? m। यहां पे मैंने लिखा है जो ए वर्क है आप कितने तरीके से कर सकते हैं? m तरीके से। अब आप m तरीके से कर सकते हैं तो सोचिए m तरीके से कर सकते हैं तो एक तरीके से अगर आप एक तरीके से करते हैं, टोटल आपके पास कितने वेज है? m वेज है। एक वे, दो वे, तीन वे, चार वे, ऐसे टोटल कितने वेज हैं आपके पास? m वेज है। अब हर वे को करने के करस्पॉन्डिंग आपको b के कितने वेज है? n वे। यानी पहले वर्क को करने के लिए आपके पास b के कितने वेज है? n वे। दूसरे वर्क को कंप्लीट करने के लिए आपके पास कितने वेज है? n वेज। तीसरे वर्क को करने के लिए कितने वेज है? n वेज। तो क्या मैं लिख सकता हूं हर वर्क को करने के n तरीके हैं, यानी 1 into n। यानी अगर a को करने के m तरीके हैं, इफ वी आर हैविंग वेज टू कंप्लीट a m वेज, तो 1 कितने तरीके हमारे पास? m तरीके हैं। और जो 1 तरीका है वो n के करस्पॉन्डिंग कितनी बार आएगा? n बार। तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि हर केस के करस्पॉन्डिंग कितना आएगा? n प्लस n प्लस n प्लस n प्लस n। और वो कितनी बार जाएगा? m टाइम्स आएगा। और वो कितना हो जाएगा? n इंटू m के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग में सबसे पहला रूल है मल्टीप्लिकेशन रूल, जिसको अगर हमने प्रूफ करना चाहा तो ऐसे देखा कि अगर एक जॉब को करने के आपके पास m तरीके हैं और b जॉब को करने के आपके पास n तरीके हैं, तो m तरीके क्या होंगे? m तरीके ये होंगे कि m तरीके मान लीजिए आपके पास 5 तरीके हैं, तो पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका और पांचवा तरीका। तो हर तरीका n के करस्पॉन्डिंग जाएगा, n के करस्पॉन्डिंग। तो कहने का मतलब हर तरफ से क्या मिलेगा? 1 into n, दैट इज n। और हर केस के लिए आपको क्या मिलेगा? n प्लस n प्लस n प्लस n। कितने टाइम्स? m टाइम्स। तो इसका प्रूफ हो जाएगा n इंटू m के बराबर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए मल्टीप्लिकेशन रूल को मैं समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज आपके पास 3 स्टेशन है। यू आर हैविंग 3 स्टेशन P, Q एंड R। आपके पास 3 स्टेशन है और आपको क्या करना है? P से पहले Q जाना है और Q से आपको R जाना है। तो मैं बोल रहा हूं आपको कि P से Q जाने के कितने तरीके? 2 वेज है। P से Q जाने के कितने तरीके? 2 वेज। फिर मैं बोल रहा हूं Q से R जाने के कितने वेज है? 3 वेज। तो आपको बताना है कि P से R जाने के नंबर ऑफ वेज कितने
होंगे। समझ गए आप बात को? आपके पास 3 स्टेशन है पी क्यू आर। इफ यू वांट टू गो फ्रॉम पी टू आर बट वी आर हैविंग फ्रॉम पी टू क्यू 2 वेज, क्यू टू आर 3 वेज, तो आपको क्या करना है? आपको बताना है कि पी से आर जाने के कितने तरीके होंगे। अगर हम बात करें पी से क्यू जाना है, तो पी से क्यू जाना है तो देखते हैं हम लोग। पी से क्यू, पी से क्यू और पी से क्यू, फिर क्यू से आर, क्यू से आर, क्यू से आर। क्यू से आर जाने के कितने तरीके हैं? क्यू से आर जाने के 3 तरीके हैं। तो क्या यहां मैं लिख सकता हूं वो 3 तरीके? ए तरीका भी हो सकता है, बी तरीका भी हो सकता है और सी तरीका भी हो सकता है। क्यू के पास 3 ऑप्शन है कि वो आर के पास कैसे जाएगा। वो 3 ऑप्शन क्या है? ए, बी और सी। अब मैं बात करता हूं पी से क्यू जाने का एक तरीका, पी से क्यू जाने का एक तरीका और पी से क्यू जाने का एक तरीका। यानी मैंने एक तरीके के करस्पॉन्डिंग ये देखा कि क्यू से आर जाने के कितने तरीके होंगे। ठीक है, सिमिलरली हम एक और डायग्राम बनाते हैं, एक और डायग्राम बनाते हैं। पी से क्यू, पी से क्यू, पी से क्यू, देन क्यू से आर, क्यू से आर, क्यू से आर। ये आपका सेकेंड वे होगा पी से क्यू जाने का। दिस इज द सेकेंड वे टू गो फ्रॉम पी टू क्यू, और उसके करस्पॉन्डिंग क्यू से आर जाने के लिए ए, क्यू से आर जाने के लिए बी और क्यू से आर जाने के लिए सी। तो आप एक चीज नोटिस करिए, अगर मैं पहला पाथ फॉलो करता हूं, अगर मैं पहला पाथ फॉलो करता हूं 1 फर्स्ट, ये सारे क्या है? फर्स्ट पाथ। पी से क्यू जाने का पहला तरीका, पी से क्यू जाने का पहला तरीका है। अब वो पहले तरीके के करस्पॉन्डिंग आपके पास कितने तरीके आ रहे हैं? 3 तरीके। यानी यहां पे कितने केसेस बन गए आपके? 3 तरीके। और यहां पे आप देखेंगे कि पी से क्यू जाने का ये कौन सा तरीका है? सेकंड तरीका है। इस सेकंड वे के लिए आपके पास करस्पॉन्डिंगली कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है, ए, बी, सी। तो हमारे पास पी से आर जाने के लिए टोटल वेज कितने होंगे? 2 into 3 दैट इज इक्वल टू 6। आप पाथ्स काउंट भी कर सकते हैं, 1 पाथ, 2 पाथ, 3 पाथ, 4 पाथ, 5 पाथ, 6 पाथ। तो हेंस देयर आर 6 पाथ फ्रॉम विच we can go from station P to station R. Okay, note it down. I will take one more example. Note it down. Let's take one more example. Let's take one more example. Your second example is this person wants to go here. एक पर्सन को बी पोजीशन पे पहुंचना है, तो आप बताइए कि उसके कितने तरीके होंगे। तो आप देख सकते हैं, अगर ये वाला पर्सन इस वाले पाथ को फॉलो करता है तो सबसे पहले उसके पास कितने ऑप्शन आएंगे? देयर आर 2 ऑप्शन। देन जब वो आगे बढ़ेगा तब उसके पास कितने ऑप्शन आएंगे? 4 ऑप्शन आएंगे। देन उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन फॉलो करेगा, उसके पास कितने ऑप्शन आएंगे? 3 ऑप्शन आएंगे। जब जाके वो कहां पहुंचेगा? इस बी को हम नाम दे देते हैं थिएटर। इफ अ पर्सन वांट्स टू गो रीच थिएटर, हैव टू फॉलो द सीक्वेंस। अगर वो यहां से चलता है, ही इज हैविंग 2 वेज। इफ ही क्रॉसेस दिस पुल, he is having 4 ways, and if he crosses this, he is having 3 way. तो find the total number of ways which he can reach the theater. तो obviously आंसर कितना होगा? 2 into 4 into 3. 4 2 is 8, 8 3 is 24. तो there are 24 ways for the person to reach the theater. आप इस बात को समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि सबसे पहले अगर मेरा पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है तो इस वाले पाथ को फॉलो करेगा, तो उसके पास जाने के बाद कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग उसके पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। यानी यहां पे कौन सा रूल लगेगा? मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ काउंटिंग लगेगा, और वो कितना हो जाएगा? 2 into 4 into 3, दैट इज व्हाट? 24 वेज। तो दिस एंड्स अवर मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ काउंटिंग। नाउ वी विल लर्न व्हाट इज एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग। एडिशन रूल क्या होता है हम लोग उसको देखेंगे। एडिशन रूल बड़ा ही आसान रूल है। एडिशन रूल हम लोग देखते हैं। सेकेंड रूल हमारा एडिशन रूल। If a job A can be completed in m ways and a job B is completed in n ways, then a job C is said to be completed if either of A or B is completed. ठीक है,
या तो ए वाली जॉब कंप्लीट हो या फिर बी वाली जॉब कंप्लीट हो, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाते हैं, m+n. ठीक है. इफ अ जॉब ए कैन बी कंप्लीटेड इन m ways and a job b is completed in n ways, then a job c is said to be completed if either of a or b is completed. वो किसके बराबर होगा, हमारा m+n, और वो हमारा क्या होगा, एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग होगा. इसका एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग का. एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग कब हम लोग अप्लाई करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल इज लाइक दिस. If a person is standing inside the room, if a person is standing inside the room, एक आदमी जो है वो रूम के अंदर खड़ा हुआ है. If you want to go outside the room, अगर उस आदमी को रूम के बाहर जाना है, अब रूम से बाहर जाने के कितने तरीके, 5 तरीके, 5 गेट्स आप देखिए. गेट नंबर ए, गेट नंबर बी, गेट नंबर सी, गेट नंबर डी एंड गेट नंबर ई. If a person is standing inside the room and he wants to go outside the room, so he is having 5 options. Either he can get out from the room number A, room number B, room number C, or room number D or E. So he can choose these 3 ways. Out of these 3 ways he can choose 1 way, and out of these 2 ways he can choose 1 way. So the job is that the man want to leave the room. वो रूम से बाहर जाना चाहता है आदमी, तो या तो वो इस तरीके से चला जाए या इस तरीके से चला जाए. यानी यहां से भी बाहर निकलेगा तो भी जॉब कंप्लीट होगा, और यहां से बाहर निकलेगा तो भी क्या होगा, जॉब कंप्लीट होगा. तो यहां से बाहर निकलने के इसके पास कितने तरीके, 3 तरीके, और यहां से बाहर निकलने के इसके पास कितने तरीके, 2. बट अ जॉब इज व्हाट, ही वॉन्ट्स टू लीव द रूम. उसको रूम से बाहर आना है, तो रूम से बाहर आना है तो हमारा जॉब क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. इधर से आ जाए तो भी वो रूम से बाहर आ जाएगा, इधर से भी आ जाए तो भी वो रूम से बाहर आ जाएगा. हेंस द टोटल नंबर ऑफ वे इज व्हाट, 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5. And the total number of A is 3 + 2 is equals to 5. This is addition rule of counting. ये बात ध्यान रखें आप. ठीक है, ठीक है. कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, कुछ एग्जांपल लेते हैं. Let's take first example. Let's take first example. Your first example is find all the possible words which can be made from the word make without repetition. या फिर हम लिख सकते हैं फाइंड ऑल द पॉसिबल वर्ड्स व्हिच कैन बी मेक फ्रॉम द वर्ड मेक विद और विदाउट मीनिंग. विद और विदाउट मीनिंग, इट इज नॉट नेसेसरी कि उसका मीनिंग हो. विदाउट मीनिंग, विद और विदाउट मीनिंग. एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. आपको क्या करना है, ऑल पॉसिबल वर्ड्स बताने. जितने पॉसिबल वर्ड किससे बन सकते हैं, मेक शब्द से. मेक शब्द से जितने भी पॉसिबल वर्ड्स बन सकते हैं आपको बताना है कि कितने वर्ड्स बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग. हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास टोटल प्लेसेस कितनी होगी, 4 प्लेसेस. हमारे पास टोटल कितनी प्लेसेस है, 4 प्लेसेस है, क्योंकि हमारे पास 4 अल्फाबेट्स हैं, MAKE. वी आर हैविंग 4 अल्फाबेट्स. आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं फर्स्ट पोजीशन की बात करूं, तो फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए मेरे पास कितने तरीके होंगे. फर्स्ट पोजीशन पे अगर मैं खड़ा हुआ हूं तो आई एम हैविंग 4 ऑप्शन टू फिल द फर्स्ट प्लेस, दैट इज 1 2 3 4. हेंस आई कैन फिल द फर्स्ट प्लेस विथ 4 ways. ओके, नाउ इट इज द chance of filling the second place. If you want to fill the second place, how many options are left? Suppose the 4 option, out of the 4 option, 1 option is filled in this case. 4 आपके पास अल्फाबेट थे, 4 अल्फाबेट में से एक अल्फाबेट आपका यहाँ पे फिल हो गया. वो कोई सा भी हो सकता है, MAKE में से 4 अल्फाबेट में से कोई सा भी अल्फाबेट हो सकता है. तो एक अल्फाबेट अगर आपका यहाँ पे फिल हो गया तो कितने अल्फाबेट बचे आपके पास, आपके पास 3 अल्फाबेट बचे. क्योंकि हमें बोला गया क्वेश्चन में कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इसका मतलब आप कोई भी अल्फाबेट को रिपीट नहीं कर सकते. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सेकेंड प्लेस इज फिल्ड विथ 3 अल्फाबेट्स. 3 अल्फाबेट में से एक अल्फाबेट यहां पे फिल कर दिया. अब हमारे पास टोटल अल्फाबेट कितने बचे,
2 अल्फाबेट बचे। अब 2 अल्फाबेट में से एक अल्फाबेट यहां पे फिल हो जाएगा तो हमारे पास कितने अल्फाबेट बचेंगे? एक ही अल्फाबेट बचेगा। अब बीच में कौन सा साइन आएगा? बीच में साइन आएगा मल्टीप्लीकेशन का, क्यों? ये जॉब कब कंप्लीट होगा? जब सारे जॉब्स क्या होंगे? कंप्लीट होंगे, यानी 4 into 3 into 2 into 1 दैट इज 4 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। मैंने आपको फैक्टोरियल का वैल्यू निकालना सिखाया था बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में। तो बाइनोमियल थ्योरम में हमने फैक्टोरियल का मतलब क्या देखा था कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, और कुछ बातें बताई थी कि NC0 NCN इनकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है? 1 के बराबर, एंड 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। दिस इज अवर फर्स्ट एग्जांपल, है ना? तो आप ये बात ध्यान रखिए, रेपिटेशन यहाँ पे अलाउ नहीं थी। इसका मतलब एक एलिमेंट को आप एक बार यूज कर सकते हैं, सेकंड टाइम में उस ऑब्जेक्ट को या उस थिंग को आप क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। देन द नेक्स्ट स्टेप, समझ गए इस बात को? Write down the second question. 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 Find the number of, your question is, find the number of distinct rational numbers, x such that x का जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में आना चाहिए, such that x is between 0 to 1 and x is equal to p by q। आप लोग समझते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर इज द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, q किसके बराबर नहीं होता? 0 के बराबर, ठीक है? वेयर p, q, वेयर P, Q belongs to 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहां पे आपको मैं बता दूं P और Q कितने एलिमेंट्स ले सकते हैं? टोटल 6 एलिमेंट्स ले सकते हैं। आपको बताना क्या है? आपको बताना है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स x। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी रैशनल नंबर्स आप फॉर्म करेंगे यहाँ पे, वहां पे उस रैशनल नंबर का वैल्यू किससे बीच में जाना चाहिए? 0 से 1 के बीच में जाना चाहिए। तो आपको बताना है कितने रैशनल नंबर ऐसे हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, और P और Q किसको बिलोंग करेगा? 1 2 3 4 5 6। मुझे यहाँ पे केसेस बनाने पड़ेंगे, इफ यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चन वी हैव टू मेक द केसेस। तो यहां पे पहला केस जो हमें लेना पड़ेगा, पहली बात जो हमें कंसीडर करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में जा रहा है, और x का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में जाना है तो एक बात आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि q किससे बड़ा होना चाहिए? p से। दिस इज द मस्ट कंडीशन, क्योंकि वी आर हैविंग द फ्रैक्शन p by q। अगर q p से बड़ा नहीं होगा तो वो नंबर 1 से बड़ा हो जाएगा, और हमें नंबर क्या चाहिए? 0 से 1 के बीच में चाहिए। तो आप ध्यान रखिए कि q का वैल्यू क्या होगा? p से बड़ा। हम p और q के लिए केसेस बनाते हैं, सपोज आई एम टेकिंग p इज इक्वल टू 1। अगर मैंने p को 1 लिया, आई एम टेकिंग p इज इक्वल टू 1। अगर मैं p को 1 लिया तो q क्या क्या हो सकता है? q कैन बी 2, 3, 4, 5, 6, because the first rational number is what? 1 by 2, and 1 by 2 is between 0 to 1. Next is 1 by 3, next is 1 by 4, next is 1 by 5 and 1 by 6. All the rational number are satisfying the condition. Which condition? कि x is equal to p by q, और ये बात ध्यान रखिएगा कि x का वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में होगा। इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करना है। लेट्स टेक अनदर वैल्यू ऑफ p। इफ आई एम टेकिंग p इज इक्वल टू 2, अगर मैं p को 2 लेता हूं तो q क्या क्या हो सकता है? q कैन बी 3, 4, 5, 6। ये आपका सेकंड नंबर का केस होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर आपने p को 3 लिया तो p को 3 लेंगे तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपके पास? 4, 5, 6। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हम p का वैल्यू क्या ले सकते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ p विच वी कैन टेक? इफ वी आर टेकिंग p इज इक्वल टू 4, p और q की फिर से बात करते हैं। p को हम लोग क्या ले रहे हैं? 4। अगर p को हमने 4 लिया तो q क्या क्या हो सकता है? 5, 6। इफ आई एम टेकिंग p इज इक्वल टू 5, अगर मैंने p को 5 ले लिया तो q क्या हो जाएगा? 6। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बन सकता। तो हमने टोटल देखा कि कितने रैशनल नंबर बन सकते हैं यहाँ पे, जहां पे x का वैल्यू क्या होगा? 0 से 1 के बीच में होगा, और x क्या फ्रैक्शन है? x इज p by q, मींस x इज अ रैशनल नंबर। तो x इज अ रैशनल नंबर इफ आई एम टेकिंग द फर्स्ट केस p इज इक्वल टू 1, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस कंडीशन कि q हमेशा क्या होना चाहिए? p से बड़ा होना चाहिए। अगर p का वैल्यू 1 है तो q का करस्पॉन्डिंगली वैल्यू क्या होगा? 2, 3, 4, 5, 6। तो यहां से रैशनल नंबर्स क्या क्या मिलेंगे? 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5 and 1 by 6, then 2 by 3, 2 by 4, 2 by 5, 2 by 6, then 3 by 4, 3 by 5, 3 by 6, 4 by 5, 4 by 6 and 5 by 6। तो लेट्स काउंट द टोटल नंबर एज रैशनल नंबर्स। तो टोटल रैशनल नंबर हमारे पास कितने होंगे? टोटल
रैशनल नंबर्स। अगर टोटल रैशनल नंबर की बात करें तो वो किसके बराबर होगा? जितने केसेस हमारे पास बन रहे हैं, अब हमारे पास कितने केसेस बन रहे हैं हम लोग काउंट करेंगे। केसेस विल बी 1 2 3 4 5, है ना। पहले वाले केस से हमें कितने एलिमेंट्स मिल रहे हैं? 5 एलिमेंट मिल रहे हैं। दूसरे वाले केस से 4 एलिमेंट, तीसरे वाले केस से 3 एलिमेंट, चौथे वाले केस से हमें 2 एलिमेंट मिल रहे हैं और पांचवे वाले केस से हमें केवल 1 एलिमेंट मिल रहा है। तो 5 + 4 is 9, 9 + 3 is 12, 12 + 3 is 15. So you are getting 15 rational number. You are getting 15 rational number. Is this answer is correct? No, this is not correct. Because some of the rational numbers are repeating. Some of the rational numbers are repeating. कौन कौन से rational number repeat कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। एक rational number आपका repeat करेगा 2/6. 2/6 क्यों रिपीट करेगा? क्योंकि आपको यहां से मिलेगा 2/6। तो 2/6 अगर आपको मिल रहा है तो 2/6 मतलब कितना होगा? 1/3, और 1/3 आपको पहले मिल चुका है। एक रैशनल नंबर जो आपका रिपीट करेगा दैट इज व्हाट? 2/4। 2/4 वो आपका रिपीट करेगा क्योंकि 2/4 आपका कितना होगा? 1/2, और 1/2 आपको इस वाले केस से मिल रहा है 1/2। सिमिलरली 2/6 के बारे में बात की मैंने, तो 2/6 कितना होगा? 2/6 is 1/3 and 1/3 you are getting from this case. Next case is what? Next case is your 3/6. Next case is your 3/6. 3/6 रिपीट कर रहा है बिकॉज 3/6 is what? 1/2, और 1/2 को हम कंसिडर पहले कर चुके हैं। यू कांट कंसिडर एवरी फ्रैक्शन 2 or 3 times, you have to consider it only once. तो 1/2 अगर आपने लिया तो आप 3/6 को कंसिडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो आप देखेंगे दैट इज 4/6. 4/6 is what? 4/6 is your 2/3. तो आप 2/3 को पहले से ले सकते हैं, ले चुके हैं 2/3, तो आप बार बार उस चीज को काउंट नहीं करेंगे। तो ये टोटल चारों फ्रैक्शंस ऐसे हैं जो वापस रिपीट कर रहे हैं। तो इन चारों फ्रैक्शंस को हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इट विल बिकम फाइनल आंसर विल बी 15 - 4 दैट इज इक्वल टू 11। यू विल गेट 11 रैशनल नंबर्स। ये बात ध्यान रखिएगा, किसी भी रैशनल नंबर को आपको दोबारा रिपीट नहीं करना है, ठीक है। नोट इट डाउन। Okay, let's start other topic. Next topic is our exponent of p, exponent of prime in n factorial. आपको क्या करना है? किसी प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट निकालना है। किस फैक्टोरियल में? n फैक्टोरियल में। कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई भी मैं नंबर कंसीडर करूं, सपोज आई एम टेकिंग 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल में आपको ये बताना पड़ेगा, मैंने पूछा कि 3 एक प्राइम नंबर है, तो आपको बताना पड़ेगा कि 3 की कितनी पावर आ सकती है मैक्सिमम, ठीक है। 3 की कितनी मैक्सिमम पावर आपके पास आ चुकी है। तो इसके अंदर लिखेंगे आप लोग, लेट पी अ गिवन प्राइम नंबर, लेट पी बी अ गिवन प्राइम number and any positive integer, then exponent of p in n factorial, इसको ध्यान रखिएगा, n factorial is given by n/p plus n/p square plus n/p³ डॉट ये चलता जाएगा। अब इस बात को ध्यान रखिए, ये चीज क्या होती है? ये होता है आपका GIF। इसका मतलब क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और आप लोगों को आता होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे निकाला जाता है। तो कभी भी आपको बोला जाए किसी के भी फैक्टोरियल में आपको क्या निकालना है? एक्सपोनेंट निकालना है। किसी के भी फैक्टोरियल में आपको एक्सपोनेंट निकालना है। किसका? किसी प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट निकालना है, यानी किसी प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर निकालनी है। तो आप लोग क्या करेंगे? इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, दैट इज n/p plus n/p²। यहाँ पे n क्या होगा? n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसका फैक्टोरियल हमें दिया हुआ है, और p क्या होगा? वो वाला प्राइम होगा जिसका हमें एक्सपोनेंट निकालना है। इस बात को आप समझेंगे। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लूंगा आपके सामने और सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे एक्सपोनेंट निकाला जाता है। तो फर्स्ट
फर्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल. ठीक है, इसी में एक पार्ट और ऐड करता हूं मैं. फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 15, एक्सपोनेंट ऑफ 15 इन 100 फैक्टोरियल. और इसी में एक थर्ड चीज मैं ऐड करता हूं. फाइंड द नंबर ऑफ zeros at the end of 100 फैक्टोरियल. आपको क्या बताना है? सबसे पहला तो क्या बताना है कि 3 की मैक्सिमम पावर कितनी मिल सकती है आपको 100 फैक्टोरियल में. फिर आपको बताना है कि 15 की कितनी पावर आपको 100 फैक्टोरियल में मिल सकती है. फिर आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल. 100 फैक्टोरियल को आप एक्सपैंड करेंगे तो आपको कितने 100 फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको कितने जीरोस मिल सकते हैं लास्ट में. इस बात को ध्यान रखिएगा. ठीक है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले वाला केस सॉल्व करते हैं. सबसे पहले वाला केस क्या है? आपको क्या निकालना है? एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल. ठीक है, द फॉर्मूला विल बी अच्छा, अगर आप इसको फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करते तो कैसे सॉल्व करते? अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं होता तो आप इसको कैसे सॉल्व करते? जस्ट टेक एन एग्जांपल. मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको इस चीज को समझाता हूं. अगर मैं 100 फैक्टोरियल की बात करता तो 100 फैक्टोरियल हमारे पास कितना आता? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5. ठीक है, डॉट 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 96 इंटू 97 इंटू 98 इंटू 99 इंटू 100. ये आपके पास 100 फैक्टोरियल आता. फिर इसके बाद आप क्या करते हैं? इसमें से 3 कॉमन निकालते हैं. 3 कहां से कॉमन निकलता है? यहां से कॉमन निकलता है. 6 में से कॉमन निकलता है. इन सारी टर्म्स को अलग करके आप 3 निकालते हैं. तो ऐसे धीरे धीरे आप 2-3 स्टेप तक करते हैं और आपको 3 की हाईएस्ट पावर निकल जाती है. पर दिस इज अ लॉन्ग मेथड. ये एक लॉन्ग मेथड है जिससे हम क्या करेंगे? एक्सपोनेंट ऑफ 3 निकालेंगे. तो इट विल टेक टाइम. तो जैसे कि हमने फॉर्मूला देखा था, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो इट विल बिकम 100 डिवाइडेड बाय 3 प्लस इट विल बिकम 100 डिवाइडेड बाय 9. 9 इज व्हाट? 3 स्क्वायर प्लस 100 डिवाइडेड बाय व्हाट? 3 क्यूब, दैट इज 27 प्लस 100 डिवाइडेड बाय व्हाट? 27 के बाद कितना आएगा? 3 की पावर 4, दैट इज 81. बस यहीं पे आप रुक जाएंगे. इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं 3 की पावर 5 को लूंगा तो इट विल बिकम 243 और 100 अपॉन 243 क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि वो 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा और 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है. लेट्स टेक दिस एग्जांपल. 100/3 हमारा कितना होगा? 100/3 हमारा होगा लगभग 33 पॉइंट समथिंग. तो 33 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें कितना मिलेगा? 33 प्लस 100/9. 100 को 9 से हम डिवाइड करेंगे तो 11 बार कैंसिल होगा. इट विल बिकम 11 पॉइंट समथिंग और 11 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 11 प्लस 100/27. अगर 100/27 को लेंगे तो इट विल बिकम 3 पॉइंट समथिंग और 3 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 3. और 100/81 इट विल बिकम 1 पॉइंट समथिंग और 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 1. अब इन सारी वैल्यूज को हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. तो ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 33 प्लस 11 इज 44. 44 प्लस 4 इज 48. समझ में आ गई बात? यानी मैं क्या बोल सकता हूं? मैं ये बोल सकता हूं कि 3 की पावर 48 विल बी, या फिर मैं ऐसे बोलूंगा 48 विल बी द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल. कहने का मतलब 100 फैक्टोरियल में से 3 कितनी बार बाहर आ सकता है? 3 की पावर 48 100 फैक्टोरियल में से हम बाहर निकाल सकते हैं. तो जब भी आपको एक्सपोनेंट कैलकुलेट करना हो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे. n/p प्लस n/p स्क्वायर n/p क्यूब n/p की पावर 4. अब तो ये जहां तक जाएगा उससे फर्स्ट पहले तक जहां तक वो 0 बन जाए, क्योंकि 100/81 आपका क्या बन जाता? 1 पॉइंट समथिंग. 81 के बाद में लेता 3 की पावर 5 एंड 3 की पावर 5 इट विल बिकम 243. तो 100 अपॉन 243 इज 0 पॉइंट समथिंग एंड 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 0. इसलिए हमें यहीं पे रुकना पड़ा. तो हमने देखा कि 3 की पावर 48 क्या होगा हमारा? एक्सपोनेंट. तो एक्सपोनेंट कितना होगा? 48 होगा. यानी 3 की मैक्सिमम पावर जो हमारे 100 फैक्टोरियल में से बाहर आ सकती है, दैट इज 3 टू द पावर 48. Okay, note it down. Let's do the second part of this question. Note it down.
Okay, let's do the second part of this question. Let's do second part of this question. Second part is exponent of 15 in 100 factorial. This is some difficult from the first part. If you want to see the exponent of 15 in 100 factorial, then you have to find the exponent of 5 and exponent of 3. इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको बोला जाए कि आपको 15 का फैक्टोरियल 15 का एक्सपोनेंट फाइंड करना है, तो 15 का एक्सपोनेंट अगर आपको फाइंड करना है तो 15 इज व्हाट 5 इंटू 3. तो 15 अगर 5 इंटू 3 है तो आपको 5 का एक्सपोनेंट भी निकालना पड़ेगा और 3 का भी एक्सपोनेंट निकालना पड़ेगा. सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं? एक्सपोनेंट ऑफ 3. एक्सपोनेंट ऑफ 3 की बात करूंगा इन 100 फैक्टोरियल, तो हमने पता है वो कितना आया था 3 की पावर 48, या फिर हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंट कितना आया था, एक्सपोनेंट इज 48. ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि 3 का एक्सपोनेंट 100 फैक्टोरियल में कितना आया था 48. सेकंड हम लोग देखते हैं एक्सपोनेंट ऑफ 15 इन 100 फैक्टोरियल, सॉरी एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल. अब 100 फैक्टोरियल में आपको क्या देखना है? एक्सपोनेंट ऑफ 5 देखना है. तो इट विल बिकम व्हाट 100 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर. 5 स्क्वायर कितना होगा हमारा 25 प्लस 5 का क्यूब कितना होगा 125. तो 125 वाला केस तो हम लेंगे ही नहीं. क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 100 अपॉन 125 इट इज 0 पॉइंट समथिंग, और 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 0. 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0. इसको हम कैलकुलेट करते हैं. 100 बाय 5 इज व्हाट 20 प्लस 100 बाय 25 इज व्हाट 4. तो इट विल बिकम 24. तो 5 की पावर 24 मिलेगा हमें किस में 100 फैक्टोरियल में. बट आप लोगों को क्या चाहिए? आपको चाहिए एक्सपोनेंट ऑफ 15 इन 100 फैक्टोरियल. अगर आपको एक्सपोनेंट ऑफ 15 चाहिए तो ये केस आपका डिफरेंट है फर्स्ट केस के कंपैरिजन में, क्योंकि आपको 15 चाहिए तो आपको 5 के साथ साथ 3 भी चाहिए होगा, और 5 के साथ साथ 3 चाहिए तो आपको देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम मिनिमम बार कितनी बार आ रहा है. मिनिमम क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है. कितनी बार आ रहा है 24. यानी आप 3 की कितनी पावर यूज करेंगे? केवल 3 की आप 24 ही पावर यूज करेंगे. तो मैं क्या लिखूंगा 5 की पावर 24 इंटू 3 की पावर 24. इट विल बिकम 15 टू द पावर 24. मीन्स क्या होगा? एक्सपोनेंट ऑफ 15 इज 24 इन 100 फैक्टोरियल. इस बात को आप समझे होंगे, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करके बताना पड़ेगा कि 15 की टोटल पावर कितना आएगा. तो आपने देखा यहाँ पे 5 का एक्सपोनेंट कितना आ रहा था 24, और यहाँ पे 3 का एक्सपोनेंट कितना आ रहा था 48. तो आप एक चीज नोटिस कर रहे थे कि आपको 15 बनाना है, तो 15 बनाने के लिए आपको 5 और 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बट यहाँ पे 5 की तो टोटल पावर कितनी आ रही थी 24. तो आप 3 की केवल कितनी पावर यूज कर सकते हैं? 3 की केवल आप 24 पावर यूज कर सकते हैं. तो 5 की पावर 24 इंटू 3 की पावर 24 इट विल बिकम 15 टू द पावर 24. तो आप देख सकते हैं कि 15 का एक्सपोनेंट 100 फैक्टोरियल में कितना मिलेगा 24 मिलेगा. नोट इट डाउन. Let's do the third part. Of this question. What is the third part of this question? Third part is find the number of zeros at the end of 100 factorial. आपको क्या बताना है? 100 factorial के एंड में कितने जीरोस आएंगे. अब आपको जीरोस बनाने हैं, तो जीरो आपको कैसे मिलेगा 10 से. यानी आपको किसका एक्सपोनेंट देखना पड़ेगा 10 का एक्सपोनेंट. जितना एक्सपोनेंट 10 का होगा उतना ही क्या होगा नंबर ऑफ जीरोस, क्योंकि जितने बार 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे उतने ही आपको क्या मिलेंगे जीरोस. तो आपको क्या देखना पड़ेगा एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन 100 फैक्टोरियल. अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने किसी भी फैक्टोरियल में, तो आपको क्या देखना पड़ेगा एक्सपोनेंट ऑफ 10. अब एक्सपोनेंट ऑफ 10 को देखने के लिए आपको क्या क्या देखना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा एक्सपोनेंट ऑफ 5 एंड एक्सपोनेंट ऑफ 2. यानी आपको एक्सपोनेंट ऑफ 5 भी देखना पड़ेगा और एक्सपोनेंट ऑफ क्या देखना पड़ेगा एक्सपोनेंट ऑफ 2. इन दोनों चीजों को आपको देखना पड़ेगा. ठीक है, इस बात को आप समझते हैं. अब हम लोग आगे बढ़ते तो अब एक चीज नोटिस करते हैं कि अगर आप एक्सपोनेंट ऑफ 5 की बात करेंगे तो एक्सपोनेंट ऑफ 5 तो आपके पास कितना आ रहा है? एक्सपोनेंट ऑफ 5 तो आपके पास कितना आ रहा है 24. 5 की एक्सपोनेंट कितनी आ रही है 24 आ रही है. ठीक है, सेकेंड हम केस करते हैं क्या एक्सपोनेंट ऑफ 2 निकालते हैं.
एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल, उसको कैलकुलेट करते हैं तो व्हाट विल इट बिकम 100/2 प्लस 100/4 प्लस 100/8 प्लस 100/16 प्लस 100 कितना होगा 16 के बाद 32 प्लस 100/32 के बाद कितना आएगा 64 और 64 के बाद कितना आएगा 128। वो हम काउंट नहीं करेंगे। हम वो क्यों काउंट नहीं करेंगे? क्योंकि 100/128 आ जाएगा और 100/20 128 का GIF कितना आएगा 0। 100/28 इज व्हाट 50 प्लस 100/4 इज व्हाट इट्स 25। ठीक है, 100/8 की बात करेंगे तो कितना आएगा ये 10 12 मीन्स ये आएगा आपका 12 प्लस 100/16 की बात करेंगे तो ये कितना आएगा 6। ठीक है, देन 100/32 की बात करेंगे तो कितना आएगा 3 और ये 100/64 की बात करेंगे तो 1 आएगा। तो 50 प्लस 25 इज व्हाट 75 75 प्लस 12 इज 87 87 प्लस 3 इज 93 93 प्लस 3 96 97। यानी आप यहां पे देखेंगे एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना मिलेगा आपको 97। एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना मिलेगा आपको 100 फैक्टोरियल में 97। तो आपको क्या करना है, आपको एक्सपोनेंट ऑफ 10 देखना है। एक्सपोनेंट ऑफ 10 देखना है यानी 5 के साथ 2 की कितनी पावर आ सकती है। अब यहां पे मिनिमम पावर 5 के ऊपर कितनी है 24। तो यहां से आपको 2 की कितनी पावर यूज करनी पड़ेगी ओनली 24। यू कैन यूज ओनली 24 पावर। तो इट विल बिकम 5 to the power 24 into 2 to the power 24, that will become 10 to the power 24. Hence the number of zeros at the end of 100 factorial will be equal to the exponent of, किसके एक्सपोनेंट के बराबर होगा 10 के एक्सपोनेंट के बराबर होगा और वो किसके बराबर आ जाएगा 24 के बराबर। नोट कीजिए, आप नोट कीजिए, नोट इट डाउन। ओके, तो यहां पे हमने एक्सपोनेंट के बारे में देखा। तो आप नंबर ऑफ जीरोस जब भी आपको पता लगाना हो, तो नंबर ऑफ जीरोस जब भी पता लगाना हो किसी फैक्टोरियल के एंड में, तो आप हमेशा क्या करेंगे, हमेशा आप क्या करेंगे 10 का एक्सपोनेंट देखेंगे। ठीक है, इस बात को समझ सकते हैं आप लोग। परम्यूटेशन की बात करते हैं। अब जो सबसे पहला केस हम लोग ले रहे हैं दैट इज परम्यूटेशन, एंड वी विल सी ऑल द एग्जांपल्स, ऑल द केसेस ऑफ परम्यूटेशन। परम्यूटेशन के आपको मैंने क्या बताया था सबसे पहले डेफिनेशन में, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। तो परम्यूटेशन की अगर डेफिनेशन लिखे हम लोग तो क्या मिलेगा, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ objects or things, it is the arrangement of objects or thing taken some or all at a time, taken some or all at a time। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है, या तो आप सारे एलिमेंट्स को ले लीजिए या फिर कुछ एलिमेंट्स को लीजिए, उनका क्या करना है, अगर अरेंजमेंट करेंगे तो वो क्या होगा परम्यूटेशन होगा। यहां पे मैं सबसे पहला केस जो यूज करने जा रहा हूं, सबसे पहला केस क्या है मेरा, सबसे पहला केस है नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ, माय फर्स्ट केस इज नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n
different things taken are at a time. number of permutation of n different things taken are at a time, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं NPR के बराबर. हमने बाइनोमियल थ्योरम में NCR पढ़ा था और हमने बोला था नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स. यहां पे क्या बोलेंगे हम? नंबर ऑफ परम्यूटेशन. परम्यूटेशन का मतलब क्या हुआ? सिलेक्शन के साथ साथ यहां पे हमें उन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज भी करना पड़ेगा और यहां पे हम लोग सी ना यूज करके पी यूज करते हैं. मींस यू हैव टू डू द परम्यूटेशन, मींस यू हैव टू डू सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट. ओके, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम दैट इज इक्वल टू NPR और उसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखना है आपको. NPR that is equal to n factorial upon n minus r का फैक्टोरियल. चलिए हम देखते हैं ये फॉर्मूला आया कहां से. मैंने पहले केस की आपके सामने बात की. नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम. ठीक है, नंबर ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम. ठीक है, ये फर्स्ट थिंग है, ये सेकंड थिंग मतलब थर्ड, और ये कहां तक जा रहा है? आर. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट प्लेस को फिल करने की, तो फर्स्ट प्लेस को मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूं? n तरीके से. ये हमारे पास टोटल कितने प्लेसेस है? r प्लेसेस. तो अगर इसका परम्यूटेशन निकालना, इट इज जस्ट लाइक यू हैव टू फिल द r वैकेंट प्लेसेस. आपको r वैकेंट प्लेसेस जो मैंने दी हुई है ये आपको क्या करनी है? फिल करनी है. इफ दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका फर्स्ट प्लेस है. अगर फर्स्ट प्लेस को आप फिल करना चाह रहे हैं तो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? n ऑब्जेक्ट है. तो फर्स्ट पोजीशन पे कितने ऑब्जेक्ट आ सकते हैं आपके पास? n. अगर मैं सेकंड पोजीशन की बात करूं तो आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? n-1. थर्ड में अगर बात करूं तो कितने आ सकते हैं? n-2. सिमिलरली r में कितने आएंगे आपके पास? n-r-1 मींस इट इज n-r+1. इस बात को आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास क्या है? नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम, मींस आपके पास कितनी स्पेसिस है? तो आपके पास आर स्पेसिस है. उन आर स्पेसिस में आपको कितने एलिमेंट्स फिल करने हैं? वो आपको n एलिमेंट्स फिल करने हैं. और वो किसके बराबर होगा? NPR के बराबर. वो किसके बराबर होगा? NPR के बराबर. अब NPR किसके बराबर होगा हम लोग देख लेते हैं. NPR विल बी इक्वल टू, फर्स्ट प्लेस को हमने n तरीके से फिल किया, सेकंड प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होंगे? n ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट यहां पे फिल हो चुका है, तो हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट बचे हैं? n-1. थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने तरीके होंगे? n-2. सिमिलरली लास्ट प्लेस को फिल करने के तरीके होंगे n-r-1. कहने का मतलब n-r+1. ठीक है, तो NPR किसके बराबर होगा? NPR बराबर होगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अप टू ये कहां तक जाएगा? n-r+1 तक. हमने लिख दिया NPR का वैल्यू n इंटू n-1. वही तो क्या था? वही तो था कि r वैकेंट प्लेसेस को आपको n ऑब्जेक्ट से फिल करना है. दैट इज व्हाट? NPR, जो हमने केस लिया है. अब इस फॉर्मूले को हम लोग प्रूव करके देखते हैं. कैसे प्रूव करेंगे आप देखिएगा. NPR दैट विल बी इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट n-r+1 इंटू n-r-1 डॉट 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, नीचे भी मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं? n-r इंटू n-r-1 n-r-2 एंड इट इज गोइंग 3 इंटू 2 इंटू 1. मीन्स वॉट यू हैव सीन हेयर, यू हैव सीन दैट मैंने किसी चीज से मल्टीप्लाई किया. किससे मल्टीप्लाई किया? इस पूरे एक्सप्रेशन से मैंने मल्टीप्लाई भी किया है और इस पूरे एक्सप्रेशन से मैंने डिवाइड भी किया है, क्योंकि आपकी लास्ट टर्म क्या है? n. n के बाद आपको मिल रहा है n-1 n-2 अप टू n-r+1. n-r+1 के बाद क्या मिलेगा? एक और कम हो जाएगा, दैट इज n-r. फिर एक और कम हो जाएगा n-r-1, फिर एक और कम हो जाएगा. फाइनली हम कहां पहुंच जाएंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1 पे. तो इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई भी किया और इस एक्सप्रेशन से डिवाइड भी हम लोगों ने किया. अब आप एक चीज नोटिस कीजिए. क्या नोटिस करेंगे आप? 1 से लेके कहां तक जा रहे हैं? n तक. अगर मैं पीछे की साइड से इसको देखूंगा तो इट विल बिकम 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू कहां तक जा रहा है? n. एंड इट इज इक्वल टू वॉट? एंड इट इज इक्वल टू वॉट? इट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल. वो किसके बराबर होगा? n फैक्टोरियल. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि n फैक्टोरियल का वैल्यू किसके बराबर होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 के बराबर डिवाइडेड बाय. नीचे की अगर आप बात करेंगे तो नीचे आपका एक्सप्रेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से, और कहां तक जा रहा है? n-r तक. तो क्या मैं बोल सकता हूं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ n-r नेचुरल नंबर्स? तो इट विल बिकम n-r का फैक्टोरियल. तो ये हमने प्रूव कर दिया इस चीज को कि NPR किसके बराबर होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r का
फैक्टोरियल। नोट कीजिए इसको, फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे एनपीआर की। नोट इट डाउन। ओके, तो हमने ये वाला केस देखा था। फर्स्ट केस इज नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम। अब हम सेकंड केस देखेंगे। नाउ वी विल सी अवर सेकंड केस। Our second case will be number of permutations of and different things taken all at a time। क्या बोला हमने? इससे पहले वाला केस क्या था हमारा? नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम, और यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम। तो इसका आंसर क्या होगा? एन पी एन, क्योंकि वहां पे आर एट अ टाइम आ रहा था और यहां पे हमने कितना देखा? एन एट अ टाइम देखा, यानी ऑल एट अ टाइम। ऑल एट अ टाइम का मतलब हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट कितने अवेलेबल है? एन अवेलेबल है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? एन पी एन। और एन पी एन किसके बराबर आता है? एन फैक्टोरियल के बराबर आता है। एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू दिस ऑल्सो। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। इट विल बिकम एन पी एन दैट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, एन पी एन माइनस वन के बारे में। तो आप इतना सा याद रखें कि एन पी एन, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम इज एन पी एन। ठीक है, और वहां पे क्या था? नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ आर डिफरेंट एन डिफरेंट थिंग टेकन आर एट अ टाइम, तो इट वॉज एन पी आर। अब इस बात को ध्यान से देखिए, हम समझने की कोशिश करते हैं इस बात को। दिस इज योर फर्स्ट प्लेस, दिस इज योर सेकंड प्लेस, दिस इज योर थर्ड प्लेस, देन इट इज गोइंग टू nth प्लेस। ठीक है, तो इफ यू वांट टू फिल द फर्स्ट प्लेस, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल? इट इज n। Second place, number of option available are n minus 1. For filling third place, number of option available are n minus 2. तो धीरे धीरे आपके पास ऑब्जेक्ट क्या हो गए? खत्म होते गए। टोटल प्लेसेस आपके पास कितनी थी? n प्लेसेस थी, और n प्लेसेस पे आपको कितने ऑब्जेक्ट इमर्ज करने हैं? आपको n ऑब्जेक्ट इमर्ज करने हैं। तो लास्ट वाली पोजीशन के लिए आपके पास कितना एलिमेंट बचेगा? केवल एक ही एलिमेंट बचेगा, बिकॉज देयर आर n प्लेसेस, एंड इफ यू वांट टू इंसर्ट n objects in n places, then the last position will occupy only one object. So what will be the answer? Answer will be n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3. Last will be 3 into 2 into 1, and it will become n factorial. या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? np nb लिख सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नोट इट डाउन। Note it down. Let's do some questions on NPR. NPR पे हम क्वेश्चंस करते हैं कुछ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा ये है, if 9p5 plus 5 into 9p4 that is equal to 10pr, that is equal to 10pr. Find the value of r. Let's do this question. Find the value of r. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 9p5 plus 5 into 9p4 that is equal to 10pr. आपको क्या करना है? यहाँ पे r की वैल्यू को फाइंड करना है। व्हाट इज 9p5? अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं npr का, तो npr का फॉर्मूला क्या होता है? याद कीजिए दोबारा से। npr विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आपको याद है? तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं 9p5 में, तो इट विल बिकम 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल। इट्स ओके, प्लस 5 into it will become 9 factorial divided by 9 minus 4 का factorial, that is equal to 10pr. That is equal to 10pr.
r. ओके, आगे बढ़ते हैं. It will become 9 factorial divided by 4 factorial plus 5 into. It will become 9 factorial divided by 5 factorial. अब एक चीज ध्यान से देखिए, ये जो 5 factorial लिखा हुआ है, इसको क्या मैं 5 into 4 factorial लिख सकता हूँ? बाइनोमियल थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 factorial को मैं लिख सकता हूँ 5 into 4 factorial. तो 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल. एंड इट विल बिकम 9 factorial divided by 4 factorial plus 9 factorial divided by 4 factorial. That will be equal to 2 into 9 factorial divided by 4 factorial. ओके, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. फिर हम देखेंगे, हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 इंटू 2 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. मैं क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं. तो आप एक चीज देखेंगे, इट विल बिकम 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. दैट विल बी इक्वल टू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल. अब इस चीज को बहुत ध्यान से देख सकते हैं. अगर मैं 10 को 9 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बिकम 10 फैक्टोरियल, और 5 को अगर 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बिकम 5 फैक्टोरियल. तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 10p5? यस, आई कैन राइट इट लाइक दिस. 10p5 इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 5 फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल. और ये हमें किसके बराबर दिया हुआ है? और ये हमें 10pr के बराबर दिया हुआ है. तो जब आप कंपेयर कराएंगे तो r का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा? 5. दिस इज योर फाइनल आंसर. नोट इट डाउन. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. नोट इट डाउन. आप नोट कीजिए. If 2n plus 1pn minus 1 ratio 2n minus 1pn that is equal to 3 by 5, then find the value of n. Then find the value of n. आपको किसका वैल्यू निकालना है? n का वैल्यू निकालना है. ठीक है, हम लोग निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं. लिख लिया? तो यहां पे हमें दिया हुआ है 2n plus 1 p n minus 1 divided by 2n minus 1 p n that will be equal to 3 by 5. हम NPR का फॉर्मूला लगाते हैं यहां पे. तो NPR का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या मिलेगा? 2n plus 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n plus 1 माइनस n plus 1 का फैक्टोरियल. ठीक है, 2n plus 1 और यहां पे माइनस अंदर जाएगा तो माइनस n plus 1. इट इज 2n plus 1 का फैक्टोरियल. 2n plus 1 pn minus 1. तो इट विल बिकम दिस इनटू 1 अपॉन में. अगर हम बात करें 1 अपॉन में नहीं, अपॉन में बात करें इसकी, तो ये क्या मिलेगा हमें? 2n minus 1 का फैक्टोरियल, और ये ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा? 2n minus 1 माइनस n का फैक्टोरियल. दैट विल बी इक्वल टू 3 by 5. यहां तक पहुंचे हैं. देखते हैं हमें क्या मिलता है. हमें मिलता है 2n plus 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे कितना मिलेगा? 2n माइनस n इज n, तो n plus 2. हमें टोटल मिल जाएगा n plus 2 का फैक्टोरियल इनटू 2n माइनस n इज n. इट विल बिकम n माइनस 1 का फैक्टोरियल. 2n माइनस n इज n, n माइनस 1 फैक्टोरियल. और नीचे कितना मिल रहा है? 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल. 2n माइनस 1 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू व्हाट? 3 by 5. इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, देखते हैं क्या मिलता है. मैं 2n plus 1 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूं, 2n plus 1 इंटू 2n इंटू 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल. मैंने क्या किया? 2n plus 1 फैक्टोरियल जो मुझे दिया था उसको मैंने ब्रेक कर दिया. 2n plus 1 इंटू एक कम करूंगा तो मुझे मिलेगा 2n, और एक और कम करने पे मुझे मिलेगा 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे की बात करता हूं n plus 2 फैक्टोरियल की. तो n plus 2 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं? n plus 2 इंटू n plus 1 इंटू n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल. मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ऊपर वाले से ये चीज कैंसिल हो जाएगी. इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 3 by 5.
तो 2n माइनस 1 फैक्टोरियल से 2n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल हो गया. n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. n से n भी कैंसिल हो गया. तो इट विल बिकम 2 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे कितना मिलेगा हम लोग देख लेते हैं. इट विल बिकम n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3/5. हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया. n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 3n 2 1 जा 2. इट विल बिकम व्हाट 10 20n प्लस 5 2 जा 10 10 प्लस 1 इज 10 दैट इज इक्वल टू व्हाट 3n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 6. तो इट विल बिकम 3n स्क्वायर और 9n माइनस 20n इज व्हाट माइनस 11n और 6 माइनस 10 इज माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0. तो 4 3s are 12. तो we can write it like this 3n square minus 12n plus n minus 4 is equal to 0. So it will become 3n into n minus 4 plus 1 into n minus 4 that is equal to 0 means 3n plus 1 into n minus 4 is equal to 0. So it will become n is equal to 4 and n is equal to minus 1 by 3. n is equal to minus 1 by 3 is rejected. So our answer will be n is equal to 4. So here we have seen some questions of NPR. Note it down. How to solve NPR? We have seen by 2 questions. Noted. Let's do some more questions related to permutations. How we can permute the objects. Okay? Note it down. Okay, write down one more question. Write down one more question. Your question is 11 animals of a circus. 11 animals of a circus have to be placed in 11 cages. Have to be placed in 11 cages, one in each case, one in each case. Then, if 4 of the cages are too small, if 4 of the cages are too small, if 4 of the cages are too small for 6 of the elements, too small for 6 of the animals, 6 of the animals, then find the number of ways of caging all the elements. Then find the number of ways of caging all animals. Okay, let's see what this question is. 11 animals of a circle has to be placed in 11 cages. You are having 11 animals and the number of cages are 11. If 4 of the cages are too small for 6 of the elements, 6 animals के लिए 4 cages के हैं बहुत छोटे हैं. Then find the number of ways of caging all the animals. अगर 4 cages हमारे पास छोटे हैं, 4 cages हमारे छोटे हैं, किस एनिमल के लिए? 6 एनिमल्स के लिए. जो 6 एनिमल्स है उनका साइज इतना ज्यादा है कि वो केज के अंदर नहीं आ सकते. तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो 4 केजेस जो छोटे वाले केजेस है, उन 4 छोटे केजेस में से हम लोग 11 टोटल केजेस में से 4 छोटे केजेस को हटा देते हैं. हमारे पास टोटल केजेस कितने हैं? वी आर हैविंग 11 केजेस. ओके, आउट ऑफ विच 4 केजेस आर स्मॉल. तो आउट ऑफ दैट 4 केजेस आर स्मॉल. तो हाउ मेनी केजेस आर बिग? तो इट विल बिकम 11 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 7 केजेस. वी आर हैविंग 7 केजेस दैट आर बिग. हमारे पास 7 केजेस ऐसे हैं जो हमारे पास बड़े हैं. और उन 7 केजेस में हम कितने एनिमल्स को डाल सकते हैं, कितने एनिमल्स को केज कर सकते हैं? 6 एनिमल्स को हम लोग केज कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ फिलिंग 6 एलिमेंट्स इन 7 एलिमेंट्स, तो इट विल बिकम व्हाट 7C6. यानी 7 केजेस में जो बड़े केजेस थे उनमें आपने 6 एनिमल्स को केज कर दिया. ठीक है, अभी भी हमारे पास कितने केज बचा होगा? यहाँ पे 1 केज बचा होगा और 4 केज यहाँ पे थे. तो टोटल अभी भी हमारे पास कितने केजेस है? 5 केजेस हैं. और एनिमल्स भी कितने बचे हमारे पास?
5 एनिमल्स बचे, तो 5 केजेस में 5 एनिमल्स को डालना है। याद कीजिए सेकंड केस, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम, यानी 5 एनिमल्स हैं और केजेस भी 5 है, उसको अरेंज करने का तरीका कितना होता था 5 फैक्टोरियल, तो इट विल बिकम 7c6 into 5 factorial. This is your answer. दोबारा से समझेंगे, we are having 11 animals and total number of cages we are having 11 cages. If 4 cages are so small because 6 animals cannot be fitted in the 4 cages. वो 4 cages इतने छोटे हैं कि उसमें 6 बड़े एनिमल्स को हम लोग नहीं डाल सकते। अब 6 बड़े एनिमल्स को उसमें नहीं डाल सकते तो हमारे पास केजेस कितने बचे जो बड़े थे, तो हमारे पास टोटल 7 केजेस बचे जो कि हमारे क्या थे, बड़े केजेस थे। उन बड़े केजेस में हम बड़े एनिमल्स को डाल देंगे तो क्या होगा, तरीका क्या होगा, तरीका विल बी सॉरी ये सी नहीं आएगा, यहाँ पे P5 आएगा। ओके, इस बात को आप ध्यान रखिए, यू हैव टू अरेंज देम, एनी एनिमल कैन ऑक्यूपाई एनी नंबर ऑफ केज, कोई से भी केज को ऑक्यूपाई कर सकता है क्योंकि आपके पास टोटल केजेस कितने 7 केजेस हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनटू, और मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम, इट इज इक्वल टू व्हाट, एन फैक्टोरियल। तो आपके पास 5 केसेस हैं और आपके पास एनिमल्स भी कितने 5, तो उनको अरेंज करने का तरीका कितना होगा 5 फैक्टोरियल। ओके, नोट इट डाउन।